नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जो बीएसटीसी और जो पीटीटी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षकों का जो मूल्यांकन है वो किसके द्वारा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है निरीक्षक जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, या उनके जो समवर्ती और जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, या फिर जो समाज होता है उसके द्वारा, या उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो देखिए इनमें से शिक्षक के जो सबसे नजदीक होता है वो होता है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी शिक्षक के सबसे नजदीक होता है, और शिक्षार्थी का जो उपलब्धि का जो स्तर है, उसने जो अधिगम किया, जो सीखा, उसका जो स्तर है वो ही शिक्षक का मूल्यांकन करता है। उपलब्धि या जो अधिगम है वो शिक्षक का मूल्यांकन करता है। तो सीधी सी बात है, शिक्षक का जो मूल्यांकन है वो किसके द्वारा होना चाहिए? उनके जो शिक्षार्थी हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनके उपलब्धि, उनके द्वारा जो की गई जो उपलब्धि है, उन्हें कक्षा में जो कुछ सीखा उसके द्वारा ही शिक्षक के मूल्यांकन का, शिक्षक की सफलता का पता चलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? देखिए एक कक्षा में जो अधिकतर विद्यार्थी होते हैं वो औसत स्तर के होते हैं। अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं वो औसत स्तर के होते हैं। इसके अलावा कुछ जो विद्यार्थी होते हैं वो औसत स्तर से कम होते हैं। औसत स्तर से कम होते हैं, और कुछ विद्यार्थी होते हैं वो औसत स्तर से ऊपर होते हैं। अधिकतर विद्यार्थी औसत स्तर के होते हैं, और थोड़े विद्यार्थी औसत स्तर से कम, मतलब जो कमजोर जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं, और थोड़े से विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं जिन्हें औसत स्तर से ऊपर कहा जाता है। तो ये तीनों प्रकार के विद्यार्थी एक कक्षा में अनिवार्य रूप से पाए ही जाएंगे, चाहे वो कैसी कक्षा हो या कितनी बड़ी कक्षा हो, उसमें औसत स्तर के विद्यार्थी भी होंगे, और औसत स्तर से जो कम है वो विद्यार्थी भी होंगे, और औसत स्तर से ऊपर के विद्यार्थी भी होंगे। ऐसी कोई कक्षा नहीं जिनमें इनमें से एक ही प्रकार के विद्यार्थी पाए जाए। मिश्रित तीनों का जो मिश्रण है वो एक कक्षा में पाया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन, औसत योग्यता से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे, या औसत जो योग्यता है उनके उस विद्यार्थी को, या औसत योग्यता से कम विद्यार्थी को, या मिश्रित योग्यता के विद्यार्थी को। तो कक्षा में आपका सामना सभी प्रकार के विद्यार्थियों से होगा, मतलब मिश्रित योग्यता वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे होगा, मिश्रित जो स्तर है उनसे होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा जो अध्यापन है वो किसका परिणाम है? अच्छा अध्यापन या अच्छा जो शिक्षण है वो किसके परिणाम से? यहां अच्छे का संबंध है, अच्छे का जो मतलब है वो एक सफल शिक्षण या सफल अध्यापन से है। तो पहला अध्यापन जो ट्रेनिंग या जो शिक्षक की जो ट्रेनिंग होती है या प्रशिक्षण होता है उससे संबंधित है, या उसका परिणाम है, या जो अनुभव है, शिक्षण का जो अनुभव है वो कितना है उस पर उसका परिणाम है, या जो विषय वस्तु है उस पर अधिकार और अच्छा जो संप्रेषण है उसका परिणाम है, या फिर बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार, शिक्षकों का जो व्यवहार है वो बच्चों के प्रति मित्रतापूर्वक हो। तो देखिए जो अच्छा शिक्षण या सफल शिक्षण कब होगा? जब शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान पर्याप्त रूप से हो, और उसके पास अच्छा संप्रेषण हो, या कहते हैं कि अच्छी जो अभिव्यक्ति की जो शैली है वो अच्छी हो। विषय वस्तु का ज्ञान होने के साथ साथ एक अतिरिक्त जो क्षमता है उस शिक्षा में ये भी होनी चाहिए कि उसका जो अभिव्यक्ति का जो कौशल है, वो उत्तम प्रकार का हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के गृह कार्य से संबंधित है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, स्वाध्याय है उसकी आदत पड़ती है, या यह स्कूल के जो कार्य हैं उसकी पूर्ति करता है, या खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, या फिर विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। देखो जो गृह कार्य होता है उस गृह कार्य में दो लाभ होते हैं या दो महत्व होते हैं। पहला तो वो स्वाध्याय की आदत डालता है,
विद्यार्थी खुद ही अध्याय करे इसकी आदत विकसित होती है। इसके अलावा उसमें तार्किक की जो क्षमता है, विद्यार्थी में जो तार्किक जो क्षमता है उसका विकास होता है। अगर यहाँ एक ऑप्शन तार्किक क्षमता होता तो 100% वो भी आंसर शुद्ध होता। तार्किक क्षमता और स्वाध्याय की आदत का विकास करने के लिए विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा इसके द्वारा जो विद्यार्थियों में स्वाध्ययन की आदत पड़ती है, स्वाध्याय की आदत पड़ती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी आपके सिलेबस में टॉपिक है नैतिकता, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं। नैतिक मूल्य है वो किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, सुबह की जो प्रार्थना है उसके द्वारा नैतिक मूल्य पैदा किए जा सकते हैं, नैतिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं, या नैतिक मूल्यों पर एक व्याख्यान देकर, एक लंबा सा भाषण देकर नैतिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं, या फिर उन नैतिक मूल्यों को पाठ्यक्रम के साथ संबंधित कर दिया जाए, आपकी जो पाठ्यचर्या है उसके साथ संबंधित कर दिया जाए, तब नैतिक मूल्य का विकास हो सकता है, या जो महान व्यक्ति हैं उनके जीवन गाथा विद्यार्थियों को बताकर नैतिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। तो सबसे जो उचित होगा कि जो नैतिक मूल्य है, देखो दो चीज होती हैं, एक होती है पाठ्यचर्या और एक होता है पाठ्यक्रम। विद्यार्थी को कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है वो होता है पाठ्यक्रम, और विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश करता है उससे लेकर जब विद्यालय से बाहर जाता है तब तक की जो सारी गतिविधियां हैं और यहां तक की जो पाठ्यक्रम है वो भी इस पाठ्यचर्या में शामिल होती है। तो ध्यान रखना इन दोनों शब्दों में क्या अर्थ है। तो जो नैतिक मूल्य हैं उनको इस पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार से विद्यार्थियों में जो नैतिक मूल्य है वो पैदा किए जा सकते हैं, विकसित किए जा सकते हैं। तो इनमें जो उत्तर सही होगा वो होगा कि पाठ्यक्रम के साथ इन नैतिक मूल्यों को संबंधित कर दिया जाए, इनका समन्वय है वो पाठ्यक्रम से स्थापित कर दिया जाए, तो विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्र का जो विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है। राष्ट्र का जो विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है मानवीय संसाधनों पर, मानवीय जो साधन है उन पर, या खनिज पदार्थ वाले जो साधन होते हैं उन पर, या वन साधनों पर, या फिर भौतिक साधनों पर। तो देखिए राष्ट्र का जो विकास होता है वो निर्भर करता है उसके नागरिकों पर, और नागरिकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो शिक्षा के द्वारा होता है। एक सफल नागरिक का निर्माण शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा का उद्देश्य ही एक सफल नागरिक बनाना है। तो मानवीय साधन कह दे या नागरिक कह दे, एक ही तो बात है। तो जो राष्ट्र का जो विकास है वो केवल और केवल जो नागरिक होते हैं, मानवीय साधन होते हैं, उन पर निर्भर करता है। और इन साधनों का, इन नागरिकों का निर्माण कौन करता है, शिक्षा द्वारा इस नागरिकों का निर्माण या मानव संसाधनों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, या स्वयं को दोषी समझेंगे, या फिर परवाह नहीं करेंगे, या कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। अगर परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं शिक्षक के जो शिक्षण का जो कौशल है उसमें कमी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, और कारण जानने के प्रयास के लिए जो परीक्षण किया जाता है उस परीक्षण का नाम है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक जो परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण में जो कमजोरी होती है या जो कारण कमी के जो कारण होते हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद जो परीक्षण होता है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, इन कमियों को उपचारात्मक शिक्षण होता है उसके द्वारा दूर कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहां अगर निदानात्मक परीक्षण होता तो भी आपका उत्तर निदानात्मक परीक्षण सही हो जाता। ये एक ही बात है, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे या फिर निदानात्मक जो परीक्षण या जो शिक्षण है वो करवाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। पहला ऑप्शन है कि वो बाल केंद्रित होना चाहिए, या
अध्यापक केंद्रित होना चाहिए या समाज केंद्रित होना चाहिए या फिर राष्ट्र केंद्रित होना चाहिए। देखो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से विषय शामिल किए जाए, कौन से तथ्य शामिल किए जाए, इन सबका जो निर्धारण होता है वो समाज की जो आवश्यकता है, समाज की जो आवश्यकता है उसके आधार पर होता है। जैसे वर्तमान समय में समाज को नैतिक मूल्य है, समाज में जो नैतिक मूल्य है, समाज को नैतिकता की आवश्यकता है, तो जो पाठ्यक्रम उसमें नैतिकता के गुण शामिल होने चाहिए। तो इस प्रकार जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं उनके द्वारा होता है। तो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो समाज केंद्रित होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है समाज केंद्रित होना, उसके बाद तो बाल केंद्रित आता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए, विद्यार्थियों को जो गृह कार्य है वो किस प्रकार देना चाहिए, औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार या होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार या कमजोर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार। हम पहले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि एक कक्षा में मिश्रित जो योग्यता होती है, मिश्रित जो योग्यता होती है उसके बच्चे होते हैं, संपूर्ण जो बच्चे होते हैं वो ना तो केवल औसत स्तर के होते हैं, ना केवल औसत स्तर से कम और ना केवल औसत स्तर से अधिक, बल्कि इन सबका एक मिश्रण पाया जाता है। तो अलग अलग बच्चे की जो क्षमता या दक्षता होती है वो अलग अलग होती है और उनको उनकी क्षमता और दक्षता के आधार पर ही गृह कार्य है वो दिया जाना चाहिए। तो इनका सही आंसर होगा वो होगा उनकी योग्यता के अनुसार उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए और शिक्षण भी उनकी योग्यता के अनुसार ही कराया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा किसका माध्यम है, विचारों के स्तर का या सहज अभिव्यक्ति का या अच्छे परस्पर संबंधों का या सामाजिक आदान प्रदान का। भाषा के माध्यम से सब जानते हैं क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन वो अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, सहज। जिस प्रकार से श्रोता अपनी बात कहना चाहता है उसी प्रकार से जिस प्रकार वक्ता अपनी बात कहना चाहता है उसी प्रकार से वो बात, उसी अर्थ में वो बात श्रोता समझ जाए, ऐसी अभिव्यक्ति उस भाषा की होनी चाहिए, उस भाषा के माध्यम से होनी चाहिए कि वक्ता जिस प्रकार जिस अर्थ में उस बात को वक्ता ने कहा उसी अर्थ में श्रोता उस बात को समझ ले, इस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और इस प्रकार की अभिव्यक्ति को बोलते हैं सहज अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है, कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री, इन्हें शॉर्ट में टीएलएम भी कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स भी कहा जाता है, टीचिंग एड्स भी कहा जाता है। कार्यशील मॉडल या चार्ट या प्रोजेक्ट या सीधा अनुभव। देखो मान लो कि आपको रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नाम का आपका प्रकरण है, टॉपिक है, यह आपको पढ़ाना है। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, पहली बात तो आप इसका चित्र ला सकते हो, दूसरा आप इसका मॉडल ला सकते हो। मॉडल होता है वास्तव में जो वस्तु होती है उसका छोटा आकार, जैसे ताजमहल है, ताजमहल का छोटा मॉडल, छोटा जो मूर्ति होती है वो लाकर बच्चों को बता दे। तो इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन का मॉडल भी ला सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो भी दो प्रकार से ला सकते हैं, एक तो स्थिर और एक कार्यशील। स्थिर होगा इसमें ट्रेन चल नहीं रही है, केवल खड़ी है, और कार्यशील में अगर उसमें जो ट्रेन है वो चलती हुई भी दिखा दे तो वो कार्यशील मॉडल होगा। तो मॉडल दो प्रकार के हो गए, स्थिर और कार्यशील। तीसरा होगा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा दे, इसी मॉडल को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा दें या इसे प्रक्षेपण भी बोल सकते हैं, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण शब्द भी आ सकता है। और एक होगा डायरेक्ट जो रेलवे स्टेशन है वहीं ले जाकर दिखाई दे, वहीं ले जाकर दिखाया जाए। तो इन सब में जो सबसे उत्तम होगी, सबसे जो प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री होगी वो होगी उसका सीधा अनुभव। सबसे उत्तम जो सहायक सामग्री होगी वो होगी सीधा अनुभव। सीधा अनुभव रेलवे स्टेशन ले जाकर वहां अगर रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ाया जाए तो आपका जो शिक्षण होगा उत्तम प्रकार से होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे कि किस प्रकार से जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका प्रभाव होता है।
अगला क्वेश्चन, भूल सुधार जो पद्धति है उसको किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, या स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, या सर्वदर्शी सामग्री द्वारा, या नाटकीय तरीके से? तो राइट आंसर हो जाएगा नाटकीय तरीके से जो भूल सुधार पद्धति है उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? माता पिता अध्यापक या अध्यापिका है, या दूसरी ओर कोई नौकरी नहीं मिल सकती, या फिर विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, या परिवार में अध्यापक या अध्यापिका है? तो सीधी सी बात है, जिस कार्य में आपकी रुचि होती है वही कार्य तो आप करना चाहते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने में आपकी रुचि है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में असामान्यता का कारण क्या है? ऑप्शन ए, बार बार असंतोष, या महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं हो रही, उनका अपूर्ण होना, या अधिकारी वर्ग से टकराव, या फिर मनोशारीरिक विकृतियां। तो व्यवहार में असामान्यता के दो कारण हो सकते हैं, एक तो आप में मानसिक विकृति हो, या कोई शारीरिक विकृति हो। इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि मनोशारीरिक जो विकृतियां हैं वो व्यवहार में जो असामान्यता है, असामान्य जो व्यवहार है या कुसमायोजित जो व्यवहार है उसका कारण होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रणाली से संबंधित, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम में संशोधन, या मूल्यांकन जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन, या शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है वो, या फिर शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग। पीछे हमने चर्चा की थी कि जो पाठ्यक्रम के साथ अपना जो पाठ्यक्रम उसमें नैतिक मूल्य की कमी है, नैतिक मूल्य की कमी है। जो पाठ्यक्रम में जो संशोधन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो संशोधन है समाज की जो मांग है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें नैतिक मूल्य को बढ़ावा दिया जाए, और उसी प्रकार से जो पाठ्यक्रम उसमें संशोधन होना चाहिए। और संशोधन क्या होना चाहिए कि नैतिक मूल्य को पाठ्यक्रम के साथ समन्वित किया जाए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का एक कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार इन्होंने कहा था कि एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा ज्ञान प्राप्त नहीं करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है कि एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, या एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, या एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर होना चाहिए, या एक अध्यापक को विज्ञान के प्रति झुकाव होना चाहिए। देखिए, अध्यापक का कार्य शिक्षण तो है ही है, शिक्षण के साथ समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं, जो नवाचार होते हैं, उनसे अपडेट भी होना चाहिए। तो एक अध्यापक को अध्ययन के साथ साथ अध्यापन के प्रति भी आदर होना चाहिए, इनके प्रति उनका झुकाव होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है? कि अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, इसके संबंध में आपकी क्या राय है? एक रस्म अदा करना है, या उनको सम्मान देता है, या उनको प्रोत्साहित करना है, या एक दिखावा है? तो अध्यापक को राष्ट्र निर्माता दर्जा क्यों दिया गया है? वो उनको अपने काम करती है, अपने कर्तव्य के प्रति प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? ऑप्शन ए, क्रमबद्ध कार्य करने में सहायक है, या सहायक सामग्री के प्रयोग में सहायक है, या बच्चों का जो ज्ञान ग्रहण है उसको जांचने में सहायक है, या पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है। पाठ योजना क्या होती है? एक अध्यापक को कल क्या पढ़ाना है वो आज ही निर्धारित करना पड़ता है, उसकी एक योजना बनानी पड़ती है, और एक पाठ की जो योजना बनाई जाती है उसे पाठ योजना कहते हैं। ये दैनिक योजना में विभाजित होती है, दैनिक योजना में विभाजित होती है। अगर आप पाठ योजना बनाकर कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो आपका आधा काम तो पाठ योजना बनाने से ही पूरा हो गया। तो इन सबसे क्या होगा कि क्रमबद्ध रूप से कार्य करने में आपको सहायता मिलेगी। जैसे कौन सी जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो काम में लेनी है, कहां कौन सी दृष्टांत काम में लेने, ये सब आपको पाठ योजना में पहले ही निर्धारित कर लेते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं होती और आपका जो शिक्षण वो भी सफल होता है।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम संबंधी जो कार्यक्रम है वो, या विषय वस्तु, या मूल्यांकन के जो तरीके हैं वो, या विषय वस्तु संबंधित सभी क्रियाएं और अनुभव। देखिए, पाठ्यक्रम पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम संबंधी जो कार्यक्रम है उनसे, या जो विषय वस्तु है उनसे, या मूल्यांकन के जो तरीके हैं उससे, या फिर विषय वस्तु संबंधित सभी जो क्रियाएं हैं वो, और जो अनुभव है वो। तो जो पाठ्यक्रम है, पहले जो पाठ्यक्रम होता था वो संकुचित होता। वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल विषय वस्तु नहीं आती। पहले पाठ्यक्रम केवल विषय वस्तु पर आधारित होता था। अब वर्तमान में जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसका स्वरूप विस्तृत हो गया है। उस पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उनको, और विद्यार्थी के जो अनुभव है उन सबको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक शब्द और आता है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पाठ्यचर्या। ध्यान रखना, एग्जाम में इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का जो संबंध है वो विषय वस्तु से होता है, या उस पाठ्यक्रम का जो संबंध होता है वो विषय वस्तु से होता है, या शिक्षक होता है, कक्षा में क्या पढ़ा रहा है वो पाठ्यक्रम है। इसके अलावा संपूर्ण समय विद्यार्थी जब विद्यालय में आता है उस समय क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी क्रियाएं कराई जा रही है, कौन सी गतिविधियां कराई जा रही है, वो सब पाठ्यचर्या में आती है। धन्यवाद, शुक्रिया।